गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई। चलो फटाफट लाइव आ जाओ। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लेक्चर नंबर 5। कैसे हो? अरे यार, चैप्टर नंबर 5 है, वो बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक, हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। ठीक है, समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना, गलतियां इंसान से होती हैं। चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, चैप्टर 5 का लेक्चर 1 करना था, बाई मिस्टेक हो गया यार। चलो बस इतना बोल दिए, हम समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब बढ़िया बीत रहा है सबका? हाँ सर, ठंड तो है। ठंड तो है भाई। ठीक है, जय माँ सरस्वती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हम लोग थोड़ा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है। डेट भी लिख दें? चलो, डेट भी लिख। आज का डेट कितना हो गया भाई? 21/11/22। चलो, मैंने डेट भी लिख दिया। ठीक है, डेट भी लिख दिया। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है कि कौन से लाल ने बोल दिया कि वॉइस नहीं आ रही। वॉइस तो ठीक है यार, वॉइस तो ठीक ठाक है। ऐसे बोल दिए यार वॉइस नहीं आ रही? ऐसा कैसे बोल दिए कि वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रहा है। ठीक है भैया, वॉइस आ रही है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है, चलो। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 5। हम इसको कहते हैं पृष्ठ रसायन। क्या बोलेंगे? पृष्ठ रसायन है। तो हम क्या बोलते हैं भाई? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है भाई। चलो भाई। हाँ, सब्जेक्ट वो लिख के पढ़ी है, देखा हो? सब्जेक्ट वो लिखे के बाद देखा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, भौतिक रसायन। तुम्हारे यहाँ 29 था। चलो, चलो भाई। हाँ, 29 था, बाय द वे हमने गलती से लिख दिया। ठीक है, चलो। हाँ, यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। यूपी बोर्ड में कुछ सिलेबस पार्ट से हटा है। जो हटा है मैं बताऊंगा, उसमें एंजाइम उत्प्रेरण आता है। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि भाई उनके सिलेबस में यहाँ एक टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, एंजाइम उत्प्रेरण। है ना, उसके बाद वाला सारा ही कटा है। उसके पहले वाला पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? उसके पहले वाले टॉपिक्स हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है, चलो भैया। तो हम पहले इसमें स्टार्ट करते हैं
यहाँ तक सबको हो गया ना चैप्टर नंबर 5 लेक्चर 1। हम पहला इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे अधिशोषण पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग इसमें? अधिशोषण पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चलो अब चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। हमें इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है उसमें पढ़ना है अधिशोषण क्या होता है। क्या पढ़ना है भाई? अधिशोषण। पहला जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है अधिशोषण। क्या बोलेंगे भाई इसको? अधिशोषण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे भाई? एडजॉर्प्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है। अब बाकी सब बोर्ड में इसे पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी बोर्ड वाले ध्यान देंगे, सिर्फ यूपी बोर्ड में पढ़ा है, बाकी सभी बोर्ड में इसे पढ़ना है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिशोषण। क्या बोलते हैं भाई? अधिशोषण। देखो दो चीजें होती है, एक होता है अधिशोषण, दूसरा होता है अवशोषण। अवशोषण की चर्चा बहुत छोटे में करनी है। एक हमें अवशोषण पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है भाई? अवशोषण पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको हम बहुत छोटे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसकी बात बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अधिशोषण क्या होता है? एडजॉर्प्शन। आप ऐसे इसको पढ़ो, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? तो हम कहते हैं पहली चीज एक सरफेस फेनोमेना है। कैसी प्रॉपर्टी भाई? दिस इज द सरफेस फेनोमेना। बस मेरा जो एडजॉर्प्शन होता है, दिस इज द सरफेस फेनोमेना, मतलब है सतह की गुण, सतह की प्रॉपर्टी है। बस मेरा हाँ ठीक। तो यह एक सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना का मतलब समझ में? सतह पर होने वाली क्रिया, जो प्रॉपर्टी सतह पर डिपेंड करती है। तो अब अधिशोषण क्या होता है? हम कहते हैं किसी ठोस की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर या किसी भी सतह पर जब उस दूसरे मॉलिक्यूल उसके आकर्षण के कारण आकर उस पर कलेक्ट होते हैं। जैसे ना ये हमने कह दिया कि हमारे पास कोई ठोस है, ये मान लेते हैं क्या है? मैग्नेट है। सपोज कर लेते हैं क्या है? यह मैग्नेट है। क्लियर है भाई सबको? ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि भाई ये हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट है। अब हम लोग आयरन का चूर्ण, लोहे का चूर्ण ले जाएंगे इस मैग्नेट को उसके पास, लोहे के चूर्ण के पास इस हम मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या होगा? इसके सरफेस के चारों तरफ देखेंगे लोहे का चूर्ण क्या होगा? चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक, सिर्फ सरफेस पे चिपकता है। सिर्फ कहां चिपकता है भाई? सरफेस पे। तो इसे हम कहते हैं अधिशोषण। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग? अधिशोषण। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, बात समझ में आ रहा है सबको? तो सरफेस पर जब कण आकर क्या होते हैं? कलेक्ट होने लगते हैं। मतलब किसी भी सतह पर आकर्षित कणों का आकर्षित होना क्या कहलाता है? किसी भी सतह पर कणों का आकर्षित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। क्या कहलाता है? अधिशोषण। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है भाई सबको? चल तो थोड़ा चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स देखते हैं। तो अब अधिशोषण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ, कमा बोलेंगे परमाणुओं,
परमाणुओं या आयनिक स्पीसीज, परमाणुओं या आयनिक स्पीसीज बोलते हैं ना। स्पीसीज का देखो भैया, स्पीसीज का मतलब यहाँ पर होता है पदार्थ, लेकिन आजकल जो एनसीईआरटी है ना इसको कॉपी कर लेती है, उसको सिर्फ हिंदी में लिख देती है। तो आप लोग भी वही करो, क्योंकि एनसीईआरटी में कन्वर्जन नहीं किया गया है ना। इसको क्या बोलेंगे, आयनिक स्पीसीज। तो ध्यान दो, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ या परमाणुओं या आयनिक स्पीसीज की सांद्रता का परिवर्तन, की सांद्रता का परिवर्तन की सांद्रता का परिवर्तन जो पृष्ठीय बलों की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जो पृष्ठीय बलों की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, अधिशोषण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ, परमाणुओं या आयनिक स्पीशीज की सांद्रता का परिवर्तन जो पृष्ठीय बलों की प्रक्रिया द्वारा होता है, जो सरफेस पर बल है उसके कारण होता है सांद्रता में परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधिशोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, अभी तक यूपी बोर्ड वालों को पढ़ना है, जहां से यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना होगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। अभी आप पढ़ो। हाँ, आकर्षित होना या आकर जुड़ जाना, किसी सतह पर कणों का आकर्षित होना या आकर जुड़ जाना क्या कहलाता है भाई, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे। बात समझ में आ रहा भाई? चलो आगे चलते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ठोस है, जैसे हम बात कर ले, जैसे हम बात कर ले कि हमारे पास क्या है भाई, कोई ठोस है। ठीक है, तो अब इसी ठोस की सतह पर, अब इसी ठोस की सतह पर किसी अन्य पदार्थ का परमाणु आकर क्या होगा, या सांद्रता आकर क्या होगा, आके चिपकेंगे, आके जुड़ेंगे। क्या होगा भाई, आकर जुड़ेंगे, ऐसे इसी तरह से जुड़ेंगे। क्लियर है? जब इस तरह से जुड़ेंगे तो हमने कह दिया बीच में कोई ठोस है, हमारे पास बीच में क्या कोई ठोस है। अब दूसरे परमाणु का पदार्थ, मतलब दूसरा पदार्थ आकर इस ठोस के ऊपर चिपक रहा है। क्या हो रहा है भाई, इस पर चिपक रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यह अधिशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, अधिशोषण। बात समझ में आ रहा? तो समझो, तो अब हमें पता करना है जो दूसरा परमाणु आकर चिपक रहा है, जो इसके ऊपर दूसरा परमाणु आकर चिपक रहा है उसे क्या कहते हैं।
समझो। तो पहली चीज जानो, इस जिसके सरफेस पर, जिस ठोस की सतह पर यह प्रक्रिया होती है, जिस ठोस की सतह पर यह प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य। ठीक है ना। तो ये जो इस पदार्थ को हम क्या बोल देंगे, अधिशोष्य। और उस ठोस का सतह क्या कहलाएगा, अधिशोषक। क्या कहलाएगा, अधिशोषक। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई, अधिशोषण। अधिशोषण। आप समझो, फिर से समझो। हाँ, इस चैप्टर नंबर 5 का करा रहे हैं। आप लोग पहले ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है ना। इस सब कमेंट बाजी बंद करो, अभी थोड़ी देर बंद कर लो, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर कमेंट बाजी कम बंद कर दो, अभी थोड़ा सा समझा लेने दो, फिर करना। हम भी मजे लेंगे, तुम भी मजे लेना, बड़े मजे से मजे लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे हमारे पास कोई ठोस है, या हमारे पास क्या भाई, कोई ठोस है। अब इसी ठोस के सरफेस पर, इसी ठोस के सरफेस पर दूसरा परमाणु आकर क्या होगा, जुड़ेगा। दूसरा परमाणु आकर क्या होगा, जुड़ेगा। तो किसी ठोस की या द्रव की सतह पर दूसरे परमाणु का आकर जुड़ना, किसी ठोस की सतह पर दूसरे परमाणु का आकर जुड़ना या दूसरा पदार्थ का आकर जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अधिशोषण कहलाता है। तो जिसका पृष्ठ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषक। जिसके पृष्ठ पर यह सब काम होगा उसे क्या बोलेंगे, मतलब ये ठोस का पृष्ठ है उसे क्या बोला जाएगा, अधिशोषक बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिसके पृष्ठ पर यह गुण होगा, मतलब जिसके, मान लो कि हमारे पास था, सपोज करते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, या हमारे पास कोई सरफेस है। बात समझ में आ रहा है ना, ये हमारे पास कोई सरफेस है। अब इसके सरफेस पर दूसरा मॉलिक्यूल आके चिपकेगा तो इसका सरफेस क्या कहलाएगा, इसी के सरफेस पे चिपकेगा ना, तो इसका सरफेस क्या कहलाएगा, अधिशोषक। इसका सरफेस क्या कहलाएगा, अधिशोषक। और जो परमाणु आकर चिपकेगा वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। क्लियर हुआ सबको। और ये पूरा का पूरा क्रिया क्या कहलाएगा, अधिशोषण। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, अधिशोषण। चलें भाई आगे। बात समझ में आ रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन अगर हम लिखें तो क्या बोल सकते हैं, किसी ठोस या द्रव के सतह पर, ठोस या द्रव के सतह पर दूसरे परमाणु या आयन का जुड़ना, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्लियर है। अब बोलेंगे क्या, वे पदार्थ जो सतह पर जुड़ते हैं, सतह पर जुड़ते हैं, सतह पर जुड़ते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं।
तथा उस ठोस की सतह उस ठोस की सतह अधिशोषक कहलाता है। ठीक है भाई, चले भाई आगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं। हाँ, दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं। कुछ नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे भाई क्या, कि अधिशोषण, हाँ लिखेंगे क्या, अधिशोषण अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। ठीक है, यह तीव्र गति से होती है। अधिशोषण क्या है भाई, एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। पृष्ठीय का मतलब है सतह पर होने वाली क्रिया है। सतह पर, पृष्ठ के ऊपर, बात समझ में आ रहा है ना, पृष्ठ के ऊपर होने वाली प्रक्रिया और बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तेजी से होती है। ठीक है, निशा कुमारी सर नहीं हुआ था, लेट थी। ओके, हो गया भाई। तो अगला बात करते हैं हम लोग अवशोषण का। अगली हेडिंग है अवशोषण। अवशोषण इसको क्या बोलेंगे भाई, अवशोषण इंग्लिश को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। देखो, अधिशोषण क्या था, अधिशोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, सिर्फ एड और एब का अंतर है। ठीक है ना, ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं कि अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण एक बल्क प्रॉपर्टी, चलो भाई हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ
अभी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लेना, ठीक है। समझो अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण एक बल्क प्रक्रिया है। बल्क बल्क प्रक्रिया का मतलब समझो, कहने वो स्थूल प्रक्रिया है। अवशोषण क्या है, स्थूल प्रक्रिया है। जैसे समझो इसमें क्या होगा, अवशोषण में जो दूसरे परमाणु के कण हैं वह उसके अंदर तक चले जाते हैं। अवशोषण में क्या होता है, जो दूसरे परमाणु के कण हैं वह स्थूल के अंदर तक चले जाते हैं। कहने का मतलब समझो, इधर यह हमारे पास कोई ठोस है, यह हमारे पास क्या कोई ठोस है, क्लियर है। अब इस ठोस के ऊपर जो परमाणु है ये इसके ऊपर नहीं, ऐसे तो ऊपर रहता था एडजॉर्प्शन, ऊपर न जाके कहां चले जाएंगे, इसके अंदर तक चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, सतह के अंदर आ जाते, ऐसे सतह के अंदर आ जाते हैं। जो दूसरे परमाणु के कण ऊपर के साथ साथ कहां चले आएंगे, अंदर तक चले जाते हैं, है ना। ऊपर के साथ साथ कहां चले जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। जब अंदर चले जाते हैं तो इन्हीं को बोला, इसको बोला, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अवशोषण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि अवशोषण हो गया इनका। कहने का मतलब है किसी ठोस के सतह के अंदर दूसरे परमाणु या आयन या पदार्थ का चले जाना, दूसरे परमाणु या आयन या पदार्थ का चले जाना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, अवशोषण कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह स्थूल प्रक्रिया, वह स्थूल प्रक्रिया। अवशोषण क्या हो गया, एक स्थूल प्रक्रिया हो गया, तो बोलेंगे वह स्थूल प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु, एक पदार्थ के अणु, और अणु के साथ कौन हो सकते हैं, अणु के साथ परमाणु भी हो सकते हैं। एक पदार्थ के अणु का परमाणु या आयन, या आयन, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पदार्थ के भीतर प्रवेश करके, दूसरे पदार्थ के भीतर प्रवेश करके दूसरे पदार्थ के भीतर मतलब अंदर तक चले जाते हैं, भीतर प्रवेश करके समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं, या वितरित होना, वितरित हो जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं भाई, वितरित हो जाते हैं, अवशोषण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है भाई सबको। समझ में आ रहा है भाई, भीतर गलत हो गया, ओहो। बात समझ में आ रहा है ना भाई। कहने का मतलब है अवशोषण क्या होगा और अधिशोषण क्या होगा, अंतर बता ही लोगे कि जो अधिशोषण है वह पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है,
सिलेबस खत्म कब तक खत्म होगा? अरे भैया फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिजिकल केमिस्ट्री दिसंबर के पहले मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, स्थूल क्या होता है बता रहे, स्थूल का मतलब है बल्क, इंग्लिश में बोलते हैं बल्क, मतलब अंदर चले जाना। स्थूल का मतलब क्या होता है? अंदर चले जाना। बल्क, बल्क मतलब किसी भी ठोस के अंदर चले जाना, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो एक बार फिर से कोई कह रहा है तो समझो। कहने का मतलब देखो, मेरे पास कोई ठोस है, मेरे पास क्या है, कोई ठोस है, तो इस ठोस के सतह पर कुछ परमाणु आएंगे आकर्षण के कारण, लेकिन इस आकर्षण का अंदर ऊपर के साथ साथ कहाँ चले जाए, ऊपर न जाके कहाँ चले जाए, इस ठोस के अंदर चले जाए, इसके कहाँ चले जाए, अंदर बल्क में चले जाएंगे, जब अंदर चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि किसी भी बल्क में चले जाए, सरफेस पर न चिपक के कहाँ चले जाए, अंदर चले जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अवशोषण बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। बात समझ में आया? और सिर्फ सरफेस पर ही चिपके रहे, सिर्फ कहाँ चिपके रहे, सरफेस पर ही रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अधिशोषण। एक लड़की है मरियम है, कह रही सर हटना। चलो भैया हट जाते हैं। हो गया। रूपा विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई आगे। रूप से वितरित हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आ जाओ आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। ठीक है भाई। अधिशोषण के प्रकार, तो अधिशोषण भाई दो प्रकार का। अधिशोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वितरित मतलब फैलना, वितरित मतलब उसके अंदर जाके फैल जाना, ठीक है। अधिशोषण के प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार का। एक रासायनिक अधिशोषण होगा, और दूसरा हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण कितने प्रकार का हो जाएगा भाई? दो प्रकार। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना। तो अधिशोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक रासायनिक, दूसरा क्या होता है? भौतिक होता है। भारती कुशवाहा, सर एमपी बोर्ड में नहीं है। बाय सर, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं है तो थोड़ा पढ़ लो। अरे हो सकता है तुम नीट का एग्जाम दे दो, या बीएससी कर लो, या कुछ केमिकल से पढ़ लो, हो सकता है उसमें आ जाए। इंपॉर्टेंट में मत पढ़ो, लेक्चर सुन लो, काम आ सकता है। शुभम सर कल कहाँ गए थे आप? अरे घूमने गए थे, टूर पे गए थे यार। चलो आ जाओ। स्थूल क्या होता है? स्थूल का मतलब मैंने बताया भाई, बल्क होता है ना, बल्क।
स्थूल का मतलब बल्क होता है, उसके अंदर तक चले जाना मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। चलो चलो, तो पहले आप यहाँ पे बात करते हैं कि अब रासायनिक अधिशोषण क्या होता है और भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो भौतिक अधिशोषण क्या होगा, सरफेस फेनोमेना के कारण होता है, मतलब सतह पर वांडर वाल्स बल के बाद के कारण होता है। हाँ, गलती से हो गया लेक्चर नंबर 1 की जगह लेक्चर नंबर 5, काहे परेशान हो यार, ठीक ना। तो देखो पहली चीज आप लोग पढ़े हो वांडर वाल, वांडर वाल बल पढ़े हो, वांडर वाल्स बल, बताओ, ठीक है ना। वांडर वाल्स बल आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वांडर वाल्स बल आप पढ़े होंगे, क्या होता है, एक बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। वांडर वाल फोर्स क्या होता है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है भाई, वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। वांडर वाल फोर्स क्या होता है, एक वीक अट्रैक्शन मतलब बहुत ही कमजोर आकर्षण बल होता है। क्या होता है भाई, बहुत ही कमजोर आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, यह क्या, बहुत ही एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, समझ में आया? तो इसके कारण जो अधिशोषण होगा वांडर वाल फोर्स के कारण, बात समझ में आ रहा, वांडर वाल फोर्स के कारण जो आकर्षण होगा उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण। क्या बोलेंगे भाई, भौतिक अधिशोषण, क्लियर, बोलो भाई। मतलब वांडर वाल्स बल के कारण जो अधिशोषण होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि वांडर वाल्स बल के कारण जो अधिशोषण होगा उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण, ठीक है भाई। बात कर, अब रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो तो रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं। ये हमारे पास कोई ठोस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, कोई ठोस हो गया। अब इसके ऊपर क्या होंगे, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, अब अधिशोषण है तो सब मॉलिक्यूल कहाँ पर रहेंगे, सिर्फ सरफेस पर ही रहेंगे। अब भाई अधिशोषण है तो मॉलिक्यूल कहाँ पर रहेंगे, केवल और केवल सरफेस पर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब यह अधिशोषण है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल केवल और केवल कहां पर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे, ठीक है। तो इस सरफेस के सतह को क्या बोलेंगे, अधिशोषक, सरफेस की सतह को क्या बोलते हैं, अधिशोषक। और इसको क्या बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल आकर कलेक्ट हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल आकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको सर हम बोलते हैं अधिशोष्य, क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। कहने का मतलब वह ठोस जिसकी सतह पर यह प्रोसेस होगा उस सतह को क्या बोलेंगे, अधिशोषक। और जो मॉलिक्यूल आकर कलेक्ट होते हैं यह क्या होते, इसको हम बोलते हैं अधिशोष्य, तो क्या बोलते हैं, अधिशोष्य, ठीक है। हाँ भैया, धनात्मक ऋणात्मक है, आएंगे भैया, घबराओ नहीं, आते हैं, आते हैं, आराम से पढ़ो, आराम से, ठीक है ना। तो अब इसे बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे रासायनिक अधिशोषण
रासायनिक अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक, अधिशोष्य तथा अधिशोषक, अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक आकर्षण बल होता है, के मध्य प्रबल के मध्य प्रबल रासायनिक आकर्षण बल होता है, बल होता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है, आप समझिए गुरुजी, जैसे ये ठोस है, अब ठोस की सतह को क्या बोलेंगे, अधिशोषक, और जो मॉलिक्यूल दूसरे आकर इसके ऊपर जुड़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। तो बोलते हैं कि अधिशोष्य और अधिशोषक मतलब जिसके सतह पर हो रहा है और जो आ रहा है, उनके मध्य प्रबल रासायनिक आकर्षण बल की क्या कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण। हाँ, इसी के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और प्रबल रासायनिक इंग्लिश में क्या लिखते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन, इंग्लिश में लिखते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, है ना। इंग्लिश इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, एक चीज और जानो, रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम भी है, रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं रसोवशोषण। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रसोवशोषण। रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, रसोवशोषण। क्या बोलते हैं भाई, रसोवशोषण। बात समझ में आ रहा है। रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं, रसोवशोषण। इसको बोलते हैं केमिकोजॉर्प्शन, है ना, केमीजॉर्प्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमीजॉर्प्शन। ठीक है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं सर, सैड, सैड नहीं साइड। ठीक है, सैड नहीं साइड होता है। तो बात समझ में आ रहा है। तो जो रासायनिक बल होता है उस कैसे शो करते हैं, तो रासायनिक आबंध मतलब बंधों का बनना, कहते हैं जब अधिशोषण बंधों के द्वारा होता है, जब अधिशोषण बंधों के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण बोलते हैं। रासायनिक अधिशोषण का दूसरा नाम क्या होता है, रसोवशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो पहली चीज, रासायनिक बंधों, किसके मध्य बंध बनेगा, तो जिसके ऊपर यह फेनोमेना हो रही है और जिसके कारण हो रही, दोनों के मध्य एक बंध बनेगा। अगर बंध के कारण यह प्रोसेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण बोलेंगे। क्लियर है। और इसका दूसरा नाम होता है रसोवशोषण, जिसको बोलते हैं केमीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन। थैंक यू विजय पटेल। चल, अब वापस आते हैं, इधर आते हैं भौतिक वाले में, भौतिक अधिशोषण में आते हैं। जैसे हमारे पास ठोस है, इस ठोस की सतह को क्या बोलेंगे, अधिशोषक। ठोस की सतह को क्या बोलेंगे, अधिशोषक। और इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे,
इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? इन मॉलिक्यूल्स को सर हम बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। इन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? अधिशोष्य बोलते हैं सर। तो फिर से समझो, हमने बताया कि यह भौतिक अधिशोषण किसके कारण होता है सर? वान डेर वाल बल के कारण। भौतिक अधिशोषण किसके कारण होता है? वान डेर वाल बल के कारण होता है। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि भौतिक अधिशोषण, क्या बोलेंगे इसे? भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल के मध्य वान डेर वाल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं। ठीक है? भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य तथा अधिशोष, इसमें में लिख लेना, भौतिक अधिशोषण में लिख लेना। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। आपका आज फर्स्ट दिन है, ठीक है? आप पहले जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और जान जाओ यहाँ पे। हम लोग, एक ठे शोषण होता है, एक ठे विशोषण होता है। ये शोषण विशोषण क्या होता है इसे भी जानो, है ना? एक होता है शोषण, एक क्या होता है? शोषण। ठीक है? शोषण को इंग्लिश में हम बोलते हैं जॉब्सन, है ना? बात समझ में आया? तो पहले शोषण क्या होता है तो हम कहते हैं भाई देखो, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ हो, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शोषण। क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं भाई? शोषण। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? वह प्रक्रम जिसमें, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण व अवशोषण, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, प्रक्रियाएं
एक साथ संपन्न होती हैं, शोषण कहलाता है, शोषण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या कहलाता है भाई? शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शोषण कहलाता है। प्रक्रम मतलब प्रोसेस होता है, प्रक्रम मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? मतलब जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो, किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रिया में जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे भाई? उसे शोषण बोलेंगे। क्या बोल देंगे? शोषण। ठीक है भाई, चलो आगे चले। प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया भाई, प्रक्रम का मतलब प्रोसेस है। ठीक है ना, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आगे चले, एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, उसको भी आप जानते रहिए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या होता है? ठीक है ना, आगे जरूरत पड़ेगा तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं, क्या होता है प्रोसेस, समझिए। तो एक हमें टॉपिक अगला पढ़ना है, क्या, जिसको हम लोग कहते हैं विशोषण। जिसको क्या बोलते हैं? मुस्कान सिंह जी 8 बजे नहीं, 8:15 के आसपास करिएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। समझिए, विशोषण। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई? विशोषण। विशोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजॉप्शन। डिजॉप्शन, इसको क्या बोलते हैं? जॉप्शन। डिजॉप्शन बोलते हैं। अब समझो, अधिशोषण होता है। अधिशोषण क्या है? किसी ठोस की सतह पर दूसरे परमाणु का आकर चिपकना या जुड़ना। ठीक है ना, अधिशोषण क्या है? किसी ठोस की सतह या द्रव की सतह पर दूसरे परमाणु का आकर क्या जुड़ना या चिपकना, क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब इसी का अलग होना, इसी का क्या होना? अलग होना, क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। क्या हो जाएगा भाई? और विशोषण क्या होगा? मतलब अधिशोषण के प्रोसेस में, मतलब ठोस की सतह से जो दूसरे पदार्थ, मतलब अधिशोषक सतह से अधिशोष्य का अलग होना क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। ठीक है ना, चलो। तो बोलेंगे अधिशोषक की, बोलेंगे किसी पदार्थ की सतह से, किसी पदार्थ की सतह से, किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का अलग होना। अधिशोषित अणुओं का अलग होना, अलग होना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, समझो, ये हमारे पास कोई सतह है।
बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास कोई सतह है, ठीक है ना, देख ना, ये हमारे पास कोई ठोस है जिसकी सतह, एक दूसरा पदार्थ है इसी पे आके चिपक गया, इसी सतह पे आके चिपक गया, इस सतह पे आके चिपक गया, तो क्या कहलाएगा? अधिशोषण। अब यह अलग होना, अब इसी का क्या होना? अलग होना, क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? विशोषण कहलाएगा। हाँ, जैसे मेज पर पड़ी धूल को साफ करना, एकदम बिल्कुल सही। शिवरा सिंह, बिल्कुल सही। अरे शिवरन सिंह। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक अधिशोषण की। अगला है धनात्मक एवं ऋणात्मक अधिशोषण। पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन, इसकी बात करते हैं। बात समझो, तो पहले एडजॉर्प्शन समझते हैं, वापस से हम लोग फिर समझेंगे। जैसे समझो कि हमारे पास कोई ठोस है, ये हमारे पास कोई ठोस है, ये हमारे पास कोई ठोस है। अब भाई, अब क्या होगा? एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल दूसरे पदार्थ के जो अणु है इसके ऊपर आके चिपकेंगे, जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही जुड़ेंगे, ऐसे ही क्या होगा? जुड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ठोस हमारे पास कोई है, तो ठोस का सरफेस है, अब सरफेस के ऊपर दूसरे परमाणु का आकर चिपकना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। आकर चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ये तो हमको बड़े अच्छे से आने लगा है कि अधिशोषण क्या होता है भाई, कि ठोस पदार्थ के ऊपर या किसी सतह के ऊपर दूसरे परमाणु को आकर जुड़ना, दूसरे आयन का आकर जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अब समझो, अब समझो कि भाई यह ठोस हो गया, अब अंदर की जो सांद्रता है, इस ठोस मतलब सरफेस के अंदर की सांद्रता की तुलना में बाहर की सांद्रता अधिक हो। फिर से समझो, ठोस के अंदर की सांद्रता, इस ठोस के अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता की तुलना में अधिक। बात समझ आ रहा है ना? नहीं समझा? पहले डिफिनेशन लिखवाते हैं, तब समझाते हैं तुम लोग। तो पहले लिखो, धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण क्या करना है भाई? कहेंगे किसी प्रक्रम में यदि, क्या बोलेंगे? शॉर्ट में लिखते हैं ना, लिखेंगे यदि अधिशोष्य पदार्थ यदि अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता, अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता, हम समझ में रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? यदि अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता का
अधिशोषक की सतह पर का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सतह पर स्थूल में सांद्रता की अपेक्षा स्थूल में सांद्रता की अपेक्षा स्थूल में सांद्रता की अपेक्षा मतलब जो अंदर की सांद्रता है उसकी अपेक्षा अधिक अधिशोषण हो, अपेक्षा अधिक अधिशोषण होता है, अधिक अधिशोषण होता है। तो उस अधिशोषण को धनात्मक तो उस अधिशोषण को धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। अब समझो, स्थूल का मतलब होता है बल्क, वॉल्यूम में। जैसे ना, मैं कैसे बताऊं, मेरे पास कुछ है भी नहीं। जैसे देखो ये है, ये हमारे पास है, ये तो पहचानिए रहा होगा तू लोग, ये है का चूहा है, माउस, माउस। ठीक है ना। आप समझो कि अगर इसके ऊपर मॉलिक्यूल इसी के अंदर वाले भाग को, इसी के अंदर वाले भाग को बल्क बोलेंगे। वॉल्यूम के अंदर जाना, सरफेस के अंदर जाना क्या कहते हैं, बल्क होता है। बल्क, और बल्क को हिंदी में क्या कहते हैं, बल्क को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे लाल, क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं। चलो, अब समझो, कहने का मतलब है, समझो, यह हमारे पास कोई ठोस है, यह हमारे पास कोई ठोस है, तो इस ठोस के अंदर कुछ सांद्रता होगी। ये ठोस है, सरफेस क्या होता है, पृष्ठ होता है। भाई देखा, इधर देखा हो, इधर इधर, ये क्या, यह सरफेस है। ये नहीं समझ में आ रहा, ये सरफेस है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये सरफेस है, ये सरफेस है, नहीं समझ में आ रहा, पृष्ठ होता है मेरे लल्ला। ठीक है, ठीक है। चलो, तो देखो ये ठोस है, अब ठोस के अंदर भी तो कुछ सांद्रता होगी, कुछ परमाणु पहले भी से तो होंगे। कोई ठोस है तो उसके पास पहले से भी तो कोई परमाणु होगा, तभी तो ठोस बना। तो उसके अंदर भी कुछ सांद्रता होगी। कह रहा है कि भाई जो ठोस है उसके अंदर जितने परमाणु हैं उससे ज्यादा उसके ऊपर कलेक्ट हो जाए। मतलब इस ठोस के अंदर जितने परमाणु हैं उससे ज्यादा इसके ऊपर आके क्या हो जाए, चिपक जाए। तो ऐसा अधिशोषण क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। ऐसा अधिशोषण क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। बोलो मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा तो मैं आगे चलूं। चल, चलते हैं आगे। एमडी कैब जी, हाँ कश्मीर गए थे जुलाई में। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो अब बात करते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक अधिशोषण।
ये क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगला हमें पढ़ना है क्या, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब नेगेटिव एडजस्टमेंट एडजॉर्प्शन क्या होगा, अधिशोषण का, उसी का उल्टा यार, समझो कि अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या बोलेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया में, ठीक ना, क्या बोलेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया में ठोस के अंदर जो परमाणु पहले से उपस्थित है उसकी तुलना में, उसकी तुलना में, या फिर कहते हैं कि जो अधिशोष्य पदार्थ है उसकी तुलना में अंदर की सांद्रता अधिक हो, या ठोस के अंदर परमाणु की तुलना में ऊपर का जो अधिशोष्य है वह कम हो। मतलब इस बार क्या हो जाए, जो ऊपर ठोस के ऊपर मॉलिक्यूल चिपक रहा है ना उसकी संख्या कम हो अंदर की तुलना में, अंदर की तुलना में। बात समझ में आ रहा है सबको। तो क्या बोल देंगे, यदि अधिशोष्य पदार्थ, यदि अधिशोष्य पदार्थ की बहुत कम भाग का, बहुत कम भाग, यदि अधिशोष्य पदार्थ का बहुत कम भाग अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, तो इस तो इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है भाई, चल। तो ऋणात्मक अधिशोषण कहते किसे हैं, यदि अधिशोष्य पदार्थ का बहुत कम भाग अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो इसे ऋणात्मक अधिशोषक कहते हैं। कहने का मतलब है भाई कि जो अधिशोषक की अधिशोष्य की मात्रा है उसकी बहुत कम, अधिशोष्य की जो मात्रा है बहुत कम हो। कहाँ, ऐसे देखो, जैसे ये ठोस है, ये ठोस है, तो इसके ऊपर, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उसकी तुलना में ऊपर बहुत कम हो, ऊपर बहुत क्या हो, कम हो, इस वाले को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे भाई, ऋणात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, ब्राउनी गति कब पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे भाई, लास्ट में पढ़ाएंगे, एकदम पीछे है। चल आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है, आप कर लोगे। बात करते हैं
कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है, तो आप उसमें अंतर लिख लोगे। बोलो भाई, अंतर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बोलो मेरे भाई, नहीं लिख पाओगे? अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। ठीक है भाई, चलो। तो अगर हम पहला बात करें, सबसे जो पहली पॉइंट हो जाएगी अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। अधिशोषण क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया है ना। तो बोलेंगे यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा है ना, कि अधिशोषण क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया है। जबकि हम अवशोषण की बात करें तो यह एक स्थूल प्रक्रिया है। यह एक स्थूल प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा है? यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है और यह एक क्या है? स्थूल प्रक्रिया। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया, सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है। और अवशोषण क्या है? उसके अंदर मॉलिक्यूल चले जाते हैं। अवशोषण में क्या होता है? मॉलिक्यूल उसके अंदर चले जाते हैं, तो बल्क प्रक्रिया है, स्थूल प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या लिखेंगे भाई हम लोग। तो अधिशोषण में क्या होता है? मॉलिक्यूल सरफेस पे, मतलब दूसरे परमाणु सरफेस पर आके चिपकते हैं, तो हर जगह बराबर नहीं चिपकेंगे, मतलब सांद्रता भिन्न भिन्न होगी। कहने का मतलब भाई जगह जगह अलग अलग टाइप से जब चिपकेंगे तो सांद्रता क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। ठीक है भाई, चलो तो क्या लिखेंगे इसमें? सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। इसमें सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। हाँ, सतही प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। सीयूईटी 30 दिसंबर लास्ट डेट है। अरे नहीं मेरे लाल, हम लोग सूचना देंगे आपको, ठीक है ना। अभी आप रुक जाओ, हम लोग सूचना देंगे ना, हम अच्छे से देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आप लोग को सूचित देंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। घबराओ मत यार, हम लोग सब कराएंगे तुम लोग को। तो देखो, अब सतह पर, जब सतह पर मॉलिक्यूल कलेक्ट होते हैं, सतह पर मॉलिक्यूल तो यहाँ कम चिपक सकता है, ज्यादा चिपक सकता है, कम ज्यादा कम ज्यादा, मतलब कम बेसी होगा। ठीक है ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। समझ रहा है कि नहीं? तो इसमें सांद्रता क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाएंगे और एक समान फैल जाते हैं। मैंने लिखवाया था कि मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाएंगे। मॉलिक्यूल कहां चले गए? अंदर तक चले जाएंगे और एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे इसमें? बोलेंगे इसमें सभी जगह सांद्रता समान होती है, समान होती है।
चलो तीसरी बात करते हैं। अब देखो, जो अधिशोषण होता है उसमें शुरुआती में, जैसे देखो हमारे पास कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करेंगे, शुरुआत में लोहे के कण को, छीलन को बहुत तेजी से चिपकाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर लेयर बनता जाएगा, लेयर बनता जाएगा ना, तो इसके चिपकाने की जो दर है स्लो हो जाती है, और एक समय आएगा कि साम्य स्थापित हो जाएगा, मतलब जितना चपकेगा उतना गिर जाएगा, जितना चपकेगा उतना गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में क्या होगा कि अधिशोषण की जो दर है बहुत तीव्र गति से होगी, फिर स्लो हो जाती है, उसके बाद साम्य स्थापित हो जाता है, उसके बाद साम्य इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे, अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है तथा फिर धीरे धीरे घटती है, तथा फिर धीरे धीरे घटती है, और साम्य स्थापित हो जाता है। और साम्य स्थापित हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे भाई कि अवशोषण में जो दर है समान होती है। अवशोषण में दर समान होती है। अवशोषण में दर समान होती है। तथा तथा साम्य जल्द स्थापित हो जाता है। चुंबक, शुरू में चुंबक को भूख लगती है और बाद में पेट खराब हो जाता है। अरे वाह। दीपांशु यादव, नहीं हम लोग नहीं करा पाएंगे अभी, अभी कोई ऐसा आइडिया नहीं है। दीपांशु यादव अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लगे रहो, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा में लिखेंगे यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोई सार्थक ऊष्मा, इसमें कोई सार्थक ऊष्मा, सार्थक का मतलब कोई एग्जैक्ट सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। ठीक है,
और लास्ट लिखेंगे पांचवा है यह ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। यह ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, उसमें लिखेंगे नहीं करती है। इसमें क्या लिख देंगे, यह ताप एवं दाब पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है सर, हमरा कमेंटवा नहीं पढ़ रहे हो, नाराज हो क्या भरत बाबू? सर आपसे एक क्वेश्चन है, राज राय एक बार रिपीट कर देना, ठीक है। लवकुश मौर्य सर शॉर्ट डिफाइन कीजिए। शिवरन सर सैटरडे को कौन सा चैप्टर का टेस्ट होगा? सर बता देंगे जैसा चैप्टर होगा। सर पॉइंट 4 को समझाइए। यह उष्मा छेपी है, कहने का मतलब है कि इसमें उष्मा बाहर निकलती है। जब सतह पे मालिक्यूल चिपकते हैं तो इसमें से क्या होता है कि जो अंदर से एनर्जी है वह बाहर रिलीज होती है, अंदर की एनर्जी जो होती है बाहर रिलीज होती है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? तब सतही प्रक्रम में जो उष्माक्षेपी है, सॉरी यहाँ पे उष्माक्षेपी प्रक्रम है, या अधिशोषण में उष्माक्षेपी पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, ना तो उष्माक्षेपी है ना तो उष्माशोषी, इसमें कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। राम राम। ठीक है भाई, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो। सर पीडीएफ अपलोड करा दीजिए, करा देते हैं। सर यूपी बोर्ड एग्जाम कब से होगी? यूपी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल संभावित डेट आया है लगभग, मान के चलो 18 फरवरी का यह संभावित डेट आया है, ठीक है ना। हाँ सर बाय, ठीक, ओके बाय बाय बाय, ठीक है ठीक है। सर आप कैटरीना को जानते हो? अरे हम तो तुमको नहीं जानते तो कैटरीना कैसे जाने? कौन है कैटरीना? इसमें तो ना पढ़ती है मेरे क्लास में, मेरे क्लास में कैटरीना तो ना पढ़ती है भाई। सर 7 से 8:30 कर लो मॉर्निंग की क्लास, हम तो सोच रहे हैं 6 से 8 कर लिया जाए भाई। सर ये चैप्टर का नेम, इस चैप्टर का नेम पृष्ठ रसायन है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 था। सरीश शुक्ला, ओके सर। ऋषभ पांडे सर आपने शॉर्ट नहीं कराया, करा देंगे भाई, ठीक है, कल इसको दोहरा देते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है ओके, ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है भाई, चलो। हाँ कल रिपीट कर देते हैं, कल वापस से आते हैं इसको रिवाइज में लेकर, ठीक है ना। अब क्लास ओवर करेंगे भाई। हाँ गोर लगाता नहीं है, ओके ओके, खुश रहो भाई।
ठीक है, लेक्चर नंबर 5 था, हम उसको सही करा देंगे यार, चलो घबराओ मत। ओके ठीक है ठीक है ठीक। अगर किसी को डाउट हो तो कॉल कर सकता है नंबर पे, ठीक है ओके।